अभी संसद में वक्फ से जुड़े कानून में संशोधन। हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और हम आज इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या, आखिर इसे बनाया क्यों गया था और इसे बदलने की ज़रूरत क्या है जो बदली गई है हाल ही में हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। मान सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है। वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। काफ़ी चर्चा का विषय है और देश में सबसे सेंसिटिव जो मुद्दा है अभी के लिए यही है। और इसको बदलने के बाद अभी विपक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है और कई कई जगह में इससे प्रोटेस्ट भी किया जाएगा, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, ये सुनने को मिला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में दो सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे। वक्फ बोर्ड है क्या, इसका काम क्या है और दरअसल इसको आखिर बदला क्यों जा रहा है। और इसी के साथ ही मैं मधुसूदन परमाणिक आपका स्वागत करता हूं हमारे इस शो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर एक लाइन में बताऊं तो ये वक्फ बोर्ड का काम जो है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस्लाम के नाम पे या फिर अल्लाह के नाम पे कोई भी चीज़ दान दे, वो प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर वो पैसे भी हो सकते हैं। अगर दान देता है तो इसकी जो देख रेख है वो वक्फ बोर्ड करती है। वक्फ वर्ड जो है उसकी ओरिजिन एक अरबी वर्ड वकुफा से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि रोकना, ठहरना या फिर प्रतिबंधित करना। इसी वर्ड वकुफा से बना है वक्फ, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, वो संरक्षित करना। और इससे अगर कोई दान देता है तो वो प्रॉपर्टी या फिर पैसा जो है वो अल्लाह के नाम पे हो जाता है। और ये जो है वो सिर्फ जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1913 में इसको औपचारिक रूप से शुरू किया और बाद में 1923 में उसने वक्फ एक्ट को शुरू किया, जहां पे लोग गरीबों की मदद के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, धार्मिक कामों के लिए लोग दान देते थे। अगर हम और थोड़ा पुराने समय में और थोड़ा पुरानी हिस्ट्री में चलें तो ये देखने को मिलता है कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है, सबसे पहला जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो है 600 पाम ट्रीज, जो कि मदीने की गरीबों के लिए दान में दिया गया था। पर पुरानी हिस्ट्री में कहीं कहीं पर काबा मॉस्क्यू को भी पहला वक्फ प्रॉपर्टी बताया गया है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी को एक बार वक्फ में दान में दे दिया गया तो ये अल्लाह के नाम पे हो जाता है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। वक्फ यानी कि जो कंटिन्यूस चैरिटी, मतलब कि अगर आप मरने के बाद भी इसके जरिए आप चैरिटी कर सकते हैं गरीबों के लिए। ये चैरिटी का सिलसिला जब शुरू हुआ तो उस समय इसको वक्फ का नाम नहीं दिया गया था। उस समय इसे सदकाए जरिया का नाम दिया गया था और ये सदकाए जरिया के नाम से चारों तरफ काफ़ी फेमस हो चुका था। एक इंसिडेंट 634 एडी की, जब हजरत उमर हजरत प्रोफेट मोहम्मद के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके पास खैबर पर एक लैंड है जो कि वो डोनेट करना चाहते हैं। जब यह बात प्रोफेट मोहम्मद को पता चला तो उन्होंने उमर को ये बताया कि तुम इसको सिर्फ डोनेट मत करके इसको सदकाए जरिया कर दो, यानी कि ये जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है इससे जो है गरीबों में कंटिन्यूअस जो है चैरिटी बनी रहेगी और तुम्हारे बाद भी ये चैरिटी जो है चलती रहेगी। और ये जो इंसिडेंट है उस समय वहाँ के चारों तरफ जो है काफ़ी फैल गया ये खबर, और इसके बाद ये जो सदकाए जरिया है काफ़ी फेमस हो गया। और इसके बाद लोग नॉर्मल चैरिटी की बजाय जो है वो कॉन्टिन्यूस चैरिटी में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाने लगे और ये काफ़ी पॉपुलर होने लगा। ये कॉन्टिन्यूस चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है जहाँ फैला वो जगह था अरब, और अरब में काफ़ी ज़्यादा लोग अरबी थे और उनकी भाषा अरबी था। अरबी में एक वर्ड है वकुफा, इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को प्रतिबंधित करना। और जब कोई भी प्रॉपर्टी दान करता था तो वो प्रॉपर्टी जो है अल्लाह के नाम पे प्रतिबंधित हो जाता था और इसको केवल चैरिटी में इस्तेमाल किया जाता था। तो इसी वकुफा वर्ड से वक्फ का वर्ड जो है वो निकल कर आया है।
इसी तरह की अगर नॉलेजेबल वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे बेहतर से बेहतरीन और भी वीडियोस आपके लिए लाने की। अब हम समझने की कोशिश करें कि ये वक्फ बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है कैसे बना हुआ है और ये किस तरह से काम करता है। दरअसल ये एक मुस्लिम लॉ का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई इंसान कोई प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, वो अगर अल्लाह के नाम पे डोनेट करना चाहे तो वो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्ली डोनेट कर सकता है, और उस जगह पे जो वो डोनेट कर रहा है वो यहाँ पे वाकिफ़ बन जाता है। और अगर वो एक बार अल्लाह के नाम पे वो डोनेट कर देता है, यानी कि वक्फ कर देता है, तो फिर वो बाद में वापस उसको नहीं ले सकता। यानी कि एक बार आप वक्फ कर देते हैं तो वो ऑलवेज वक्फ हो जाता है। इसके बाद इसकी जो ओनरशिप है पूरी तरह से परमानेंटली जो है वो अल्लाह के पास चला जाता है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है अब स्टेट वक्फ बोर्ड के पास चला जाता है, चाहे ये कोई लैंड हो या फिर कोई बिल्डिंग या फिर पैसे हो। इसके बाद स्टेट वक्फ बोर्ड जो है डिसाइड करता है कि यहाँ पे कोई मस्जिद बने या फिर कोई कब्रिस्तान या फिर कोई स्कूल बने। अब स्टेट वक्फ बोर्ड जो है इन सब कामों के लिए एक केयरटेकर को जो है यहाँ पर अपॉइंट करता है, जिसको मुतावली कहा जाता है। यहाँ पर मुतावली जो है ये इन प्रॉपर्टी को सेल या फिर किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। यहाँ पे मुतावली का काम बस इतना होता है कि इन प्रॉपर्टीज से इनकम को जनरेट करना, और जो इनकम यहाँ पे आए वो फिर से मुस्लिम समाज की जो है डेवलपमेंट के लिए या फिर एजुकेशन के लिए या फिर उनकी जो रिलीजियस बिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे बस 7% जो है वो इनकम फिर से स्टेट वक्फ बोर्ड के पास आता है, क्योंकि वो ये सब काम जो करते हैं इसीलिए। अब आखिर हम ये जान गए कि वक्फ बोर्ड है क्या और ये काम कैसे करता है, इसका पूरा स्ट्रक्चर काम करने का क्या है। यानी हमने अब तक जाना कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उनको सही से मैनेज करने के लिए एक मुतावली को अपॉइंट किया जाता है, और यहाँ पे मुतावली जो है वो आंसरेबल होता है स्टेट वक्फ बोर्ड को। इसी तरह से हर स्टेट्स में एक स्टेट वक्फ बोर्ड बना हुआ है, और वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है। ठीक उसी तरह सेंट्रल में वक्फ काउंसिल होता है, जिसकी मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है। और एक बात यहाँ पर कि अगर कोई प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह की डिस्प्यूट हो तो उसके लिए यहाँ पे ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है, और इन सब को यहाँ पर वक्फ एक्ट 1995 जो है वो मैनेज करता है। 1913 के मुसलमान वक्फ एक्ट से लेकर 1995 के वक्फ एक्ट तक इसमें कई सारे चेंजेस किए गए, पर इसमें कोई सुधार नजर नहीं आया। इसमें कुछ चीज़ों की सुधार के लिए हाल ही में वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल जो 2025 का लाया गया। हालांकि 2013 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से इसमें कई सारे सुधार भी किए गए थे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में एक ऐसा भी सेक्शन था जहां पर कि वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ उनके स्टाटस और उनके पोटेंशियल के बारे में लिखा गया था, जिसमें कुछ ऐसे मेजर कंट्रोवर्शियल जो पॉइंट्स थे उनको वहां पे आइडेंटिफाई किया गया। इन पॉइंट्स को जब सही से स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि दरअसल वक्फ जो शुरू हुआ था, जिस वजह से, जिस कारण से और जिसके लिए ये शुरू हुआ था, उस काम में दरअसल ये यूटिलाइज सही से नहीं हो पा रहा है। आखिर वक्फ प्रॉपर्टी का मिस यूटिलाइज कैसे हुआ, आइए पता करते हैं। तो चलिए पहले ये बता दूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज आखिर कितने हैं, और ये आप भी पता कर सकते हैं वामसी के पोर्टल से। इसी साल यानी कि 14 मार्च 2025 तक वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख जो है वो प्रॉपर्टीज थी, और जो कि करीब 38 लाख एकड़ की थी, और उसमें से करीब 4.02 लाख प्रॉपर्टीज जो थी वो वक्फ बाय यूजर थे। वक्फ बाय यूजर आखिर ये है क्या, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई भी लैंड हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर लंबे समय तक रिलीजियस बिलीफ के लिए, रिलीजियस पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वक्फ बोर्ड के पास उसका कोई पेपर दस्तावेज हो या ना हो, अगर वक्फ बोर्ड उसको क्लेम करता है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ के पास करीब 4.9 लाख प्रॉपर्टीज हैं, जो कि करीब 6 लाख एकड़ की है, और इनकी जो मार्केट वैल्यू है करीब 1.2 लाख करोड़ है, और इन सब की बुक वैल्यू 6000 करोड़ है।
पर यहाँ पर ये देखने को मिला है कि इन सब की जो सालाना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 163 करोड़ रुपया ही है, जो कि दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं सिंगापुर की, तो उसके पास करीब 200 वर्क प्रॉपर्टीज़ है, पर उनकी सालाना जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो करीब 40 करोड़ से भी ज़्यादा का है। यानी कि इस हिसाब से अगर हमारे देश की वर्क प्रॉपर्टीज़ को सिंगापुर की वर्क प्रॉपर्टीज़ के साथ कंपेयर किया जाए और उनमें से रेवेन्यू जितना जनरेट हो जाए उनको कंपेयर किया जाए, तो भारत में कहीं बहुत ज़्यादा कम जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है। यानी कि ये दिखाता है कि यहाँ पे वर्क प्रॉपर्टीज़ की कहीं ना कहीं मिस यूटिलाइज हो रहा है, या फिर सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, या फिर नहीं हो पा रहा है। अगर इन सब प्रॉपर्टीज़ का सही से इस्तेमाल किया जाए, सही से यूटिलाइज किया जाए, तो ये हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर इसकी सालाना रेवेन्यू इसके मार्केट वैल्यू का 10% भी माना जाए तो ये करीब 12,000 करोड़ रुपया सालाना रेवेन्यू जनरेट करेगा, जो कि अभी के 163 करोड़ जो जनरेट हो रहा है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि ये दिखाता है कहीं ना कहीं इन प्रॉपर्टीज़ का सही से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, या फिर नहीं किया जा रहा है। इन सब के अलावा और एक प्रॉब्लम जो सामने आया है वो है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ कई सारे ऐसे कंप्लेंट्स है जो गवर्नमेंट के पास अभी है। कंप्लेंट्स ये कि वक्फ बोर्ड जो है लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज को जो है अपना क्लेम कर रहा है और इनको वक्फ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर रहा है। और ये बात पिछले साल सितंबर में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने पूरे एक गांव यानी कि तिरुचेतुरई को ही अपना प्रॉपर्टीज बता दिया। ये बात तब पता चली जब उस गांव के राजगोपाल अपनी जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, तो वहां पर उनको ये पता चलता कि वो जो जमीन बेचने जा रहे हैं वो जमीन ही नहीं बल्कि उनका पूरा गांव ही जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है। और ये इकलौता केस नहीं है, ऐसे कई सारे केसेस जो है भारत के हर स्टेट्स में देखने को मिल जाएंगे। और इसी से पता चल रहा है कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड में कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट जो है वो हो रहा है। और इस मिसमैनेजमेंट को सही करने के लिए ये जो नया बिल है उसको लाया गया और ये अभी दोनों सदनों में पार्लियामेंट के जो है पास हो चुका है। और इन्हीं वजह से 8 अगस्त 2024 को वक्फ अमेंडमेंट बिल और मुसलमान वक्फ रिपील बिल को पेश किया गया। और इन बिल्स को बनाते वक्त यहाँ पर सच्चर कमेटी रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया। इन बिल्स को जिसको पेश किया गया, इनका मूल मकसद ये था कि इन जो रूल्स है इन रूल को सही से मैनेज करना और इनको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना। इन बिल्स को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा और इसीलिए इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। वहाँ पे कई सारे डिस्कशंस के बाद यहाँ पर 25 रिकमेंडेशन दिया गया और इन 25 रिकमेंडेशन को बिल में इंट्रोड्यूस किया गया और 30 जनवरी 2025 को इनको सबमिट किया गया और बाद में ये पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया गया। 1995 के वक्फ अमेंडमेंट बिल में कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स थे, तो क्या ये नया अमेंडमेंट बिल जो है ये उनका सॉल्यूशन है? तो आइए इस नए बिल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या क्या इनमें चेंजेस हुए हैं। मेजर जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। पहले का अमेंडमेंट बिल कहता था कि यहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम भी जो है अपनी प्रॉपर्टी या फिर पैसे डोनेट कर सकता है, यानी कि वक्फ कर सकता है। पर अब ये लॉ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 साल से मुस्लिम रिलीजियस को प्रैक्टिस कर रहा है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर ओनर वो हो, तभी वो उस प्रॉपर्टी को वक्फ यानी कि मुस्लिम कमेटी को दान में दे सकता है। पुराने अमेंडमेंट बिल में जो सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट था वो था कि वक्फ बाय यूजर, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड हो, कुछ भी हो, वो अगर लंबे समय तक मुस्लिम रिलीजियस के अनुसार प्रैक्टिस या फिर वहाँ पर एक्टिविटी हो रही हो, तो उसके बाद अगर वक्फ बोर्ड उसको अपना डिक्लेयर या फिर क्लेम कर देता है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है। चाहे वो ज़मीन किसी की भी हो, वो वक्फ बन जाती है और बाद में उसको वापस नहीं लिया जा सकता। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है ज्ञानवापी मस्जिद, यानी कि डॉक्यूमेंट हो या ना हो, वक्फ अगर कोई भी प्रॉपर्टी को क्लेम करता है तो वो उसकी बन जाएगी। अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये लॉ बदल चुका है और अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ना हो तो वो वक्फ प्रॉपर्टी मानी नहीं जाएगी। अगर कोई व्यक्ति
किसी भी डोनेट कर रहा है वक्फ बोर्ड को, तो वो पिछले 5 साल से मुस्लिम रिलीजियस को प्रैक्टिस कर रहा हो और उसका जो ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी को लेकर वो सही होना चाहिए। इस पुराने बिल में और एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट देखने को मिला ये है कि वक्फ बोर्ड जो है काफ़ी सारे गवर्नमेंट लैंड को जो है अपना क्लेम करके रखा हुआ है, पर अब इनकी जांच होगी, उस जगह की कलेक्टर जिम्मेदारी लेंगे इन सब की, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि ये लैंड जो है प्रॉपर गवर्नमेंट की है या फिर एक्चुअल में ये वक्फ की है। अगर गवर्नमेंट की होगी तो अब से वो गवर्नमेंट ले लेगी और उसके ऊपर वक्फ का कोई भी जो है क्लेम नहीं रहेगा। आई होप कि आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ हो चुकी होंगी वक्फ बोर्ड के बारे में और इस वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो एक्चुअल में अगर नॉलेजेबल हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।